तो हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके आने वाले बोर्ड के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। बायो के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगा और धीरे धीरे हम डिटेल्ड टॉपिक्स को चैप्टर वाइज देखेंगे और बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। जैसे आपका सबसे पहला चैप्टर जो आ रहा है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले इसके अंदर बात करें तो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है हमारे, जैसे देखिए यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ पर आप पढ़ते हो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में। जब आप इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लोगे देन उसके बाद आपको पॉलिनेशंस के टाइप्स पढ़ने हैं, जैसे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन किसे कहते हैं, और फिर डबल फर्टिलाइजेशन आता है। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं सारे। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बस कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसके अंदर, वो सारे आपको कंप्लीट करने हैं। देन उसके बाद बस इतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर। देन उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरा टॉपिक ही, पूरा चैप्टर ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको ध्यान से समझना है। देन माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर क्योंकि इसके बारे में कई बार पिछले कई सालों से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देन ओवरी गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के बारे में आपको ध्यान से समझना है। देन उसके बाद एक टॉपिक आता है हमारा, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल काफ़ी बच्चों को इसकी जो डायग्राम आपकी बुक में एनसीईआरटी में दे रखा है उसको समझने में दिक्कत आती है। और फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में आपको ध्यान रखना है कि कौन सी साइट होती है फेलोपियन ट्यूब में जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये साइट जो होती है फर्टिलाइजेशन की वो ध्यान रखनी है। देन उसके बाद फिर डेवलपमेंट अप टू ब्लास्टोसिस्ट, फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बनता है हमारा, उस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, स्टेप वाइज आपको याद रखना है। मोरुला क्या होता है, ब्लास्टुला क्या होता है, देन गैस्टुला क्या होता है, देन इम्प्लांटेशन आता है हमारा, और प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा वो है हार्मोन्स। प्रेगनेंसी के दौरान निकलने वाले हार्मोन्स जितने भी होते हैं हमारे, उनके बारे में आपको पढ़ के जाना है। टोटल 3 हार्मोन्स निकलते हैं और लेटर स्टेज में एक और निकलता है जिसके बारे में आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। देन उसके बाद पार्चुरेशन आता है हमारा, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे अंदर से भी कई सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट तो ध्यान रखना है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कई टाइप की होती है और आपको एनसीईआरटी में इसके बारे में डिटेल में दे रखा है, उसके बारे में पढ़ के जाएंगे आप लोग। देन बर्थ कंट्रोल मेथड्स कौन कौन से होते हैं, बैरियर मेथड कौन से होते हैं, आर्टिफिशियल कौन से होते हैं, नेचुरल कौन से होते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में आपको ध्यान से पढ़ के जाना है। देन एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस और एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971 एक्ट, इसके बारे में पढ़ के जाना है। ये एक्ट जो हमारे पार्लियामेंट में लाया गया था 1971, वो एमनियोसेंटेसिस को बैन करने के लिए लाया गया था। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये एमटीपी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस चैप्टर से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारे एमटीपी में आते हैं। ठीक है, एमटीपी से आते हैं। उसके बाद एमनियोसेंटेसिस है। देन इनफर्टिलिटी, उसके बाद इसके अंदर आपको इनफर्टिलिटी में देखिए, इनफर्टिलिटी की बात करें तो इनफर्टिलिटी में आपका आईवीएफ टेक्निक क्या होती है, जिफ्ट क्या होता है, गिफ्ट क्या होता है, और एआई। अब ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, ये एआई हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, इसके बारे में ध्यान रखना है। ओके, देन ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की बात करते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपकी बुक का। ठीक है, और कौन सा इंपॉर्टेंट मतलब इसके आपके एनसीईआरटी बुक में 4 ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछने की पॉसिबिलिटी रहती है। एक तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, एक जस्ट इसके नेक्स्ट वाला चैप्टर जो आता है हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और 2 बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर्स। ये चैप्टर्स आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी बार बार रिवीजन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को तो लगाएं ही, साथ साथ जो आने वाले क्वेश्चंस है उसकी भी कोई वो ना रहे। ठीक है,
तो अब देखिए इसके अंदर आपको जो पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, सबसे पहला आता है हमारा मेंडेलियन इनहेरिटेंस। मेंडेलियन इनहेरिटेंस में आपको जितने भी लॉस दे रखे हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो, डाई हाइब्रिड क्रॉस हो, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस हो, इन सब के बारे में पढ़ना है। और फिर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एक्सेप्शंस ऑफ मेंडलिज्म। एक्सेप्शन ऑफ मेंडलिज्म में कौन कौन से आते हैं, इसमें हाँ डेविएशन लिख रखा है, एक्सेप्शंस भी बोल सकते हैं हम, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। फिर कोडोमिनेंस आता है। कोडोमिनेंस में आपका आ जाता है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसके बारे में क्वेश्चंस काफी सारे पूछे जाते हैं हर साल, ठीक है। तो ये तो पढ़ के ही जाना है आपको। मल्टीपल एलेलिज्म, देखिए यहां पर लिखा हुआ है इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स, ये बहुत जरूरी है। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं जैसे कि पिलियोट्रॉपी हो गया, ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आप जरूर करके जाएंगे। एक तो पिलियोट्रॉपी हो गया, एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। उसके बाद आता है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन में आपको ह्यूमन बींग्स का तो आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, वो उतना पूछने की पॉसिबिलिटी भी नहीं होती, लेकिन आपको यहां पर ध्यान रखना है बर्ड्स, ग्रास हॉपर एंड हनी बी, इन तीन के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका हनी बी। हनी बी का सेक्स डिटर्मिनेशन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है इस चैप्टर के अंदर से, ठीक है। फिर पेडिग्री एनालिसिस आता है। पेडिग्री एनालिसिस के अंदर आपको चार्ट दे रखे हैं आपकी बुक के अंदर, 2 डिजीज के चार्ट दे रखे हैं, जिनके सिंबल्स को आपको ध्यान रखना है और चार्ट को देख के जाना है एक बार, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पर आता है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के अंदर आपके कुछ डिसऑर्डर्स आते हैं। इस चैप्टर के अंदर डिसऑर्डर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स के अंदर, ठीक है। 2 टाइप के डिसऑर्डर हैं आपका, एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर आपका सिकल सेल एनीमिया आता है, ठीक है, फिनाइल कीटोनूरिया आता है, थैलेसीमिया, ये कुछ डिसऑर्डर्स दे रखे हैं हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर में। देन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट, डाउन सिंड्रोम, कम से कम पिछले 4 ईयर्स से इसके बारे में क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में। फिर टर्नर सिंड्रोम है एंड देन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। यहां पर आपका ये चैप्टर एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने इस चैप्टर पे अपनी कमांड बना ली तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा पेपर और छूटेंगे नहीं आपसे क्वेश्चंस। देन उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर्स पे आते हैं हम। मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है आपका। मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस में कई बच्चों को डीएनए की पैकेजिंग में दिक्कत होती है, डीएनए के कॉम्पोजिशंस को याद करने में दिक्कत होती है, उसके स्ट्रक्चर्स को समझने में दिक्कत होती है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आपको करके जाना है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये हमारा। स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, कौन कौन से बेस पेयर्स इन्वॉल्व होते हैं उसके लैडर को बनाने के लिए, ठीक है, एडनिन का क्या रोल होता है, ग्वानिन, जितने भी नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं उनका क्या रोल होता है, ये सब आपको पढ़ के जाना है। फिर डीएनए पैकेजिंग है, ठीक है। उसके बाद कई सारी थ्योरीज आती है इस चैप्टर में जो डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा दी गई, जैसे सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। जब जेनेटिक मटेरियल का सर्च हो रहा था तो कई सारे हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे इसके अंदर आप, और भी कई सारे वॉटसन एंड क्रिक ने कैसे डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए को दिया, इन सब के बारे में आपको पढ़ के जाना है। और साइंटिस्ट के नाम जरूर याद रखने हैं, जितने भी साइंटिस्ट है इस चैप्टर के अंदर उन सब के नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर से थ्योरी तो आती ही है, साथ में साइंटिस्ट के नाम भी पूछे जाते हैं, एमसीक्यू टाइप में साइंटिस्ट के नाम आ जाते हैं। फिर आपका डीएनए रेप्लिकेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे रेप्लिकेशन होता है। और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो 2 टॉपिक्स हैं, एक है लैक ऑपिरॉन और दूसरा है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी उतना नहीं रहा था, लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी एप्लीकेशंस आजकल फॉरेंसिक साइंस में यूज हो रही है, इसीलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ऊपर क्वेश्चंस का आना बहुत ज्यादा पॉसिबल है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो यहां पर आपका मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस खत्म होता है। देन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, दैट इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के अंदर सबसे एक ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, वो आपको जरूर पढ़ के जाना है, दैट इज हमारा एडप्टिव रेडिएशन। एडप्टिव रेडिएशन के अंदर डार्विन्स फिंचेस के बारे में बताया गया है, डार्विन्स की थ्योरी के बारे में बताया गया है कि डार्विन ने कौन कौन सी थ्योरी दी थी, उसके बारे में आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है। और एक हार्डी विनबर प्रिंसिपल भी पढ़ के जाना है, ये भी क्वेश्चंस में आ जाता है। बाकी तो आपको थॉरोली पूरा चैप्टर ही रिवाइज करना है बार बार,
ताकि, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसको अगर आप बार बार थॉरोली रिवाइज करोगे तो ज़्यादा आसानी होगी याद रखने में, ठीक है। तो इवोल्यूशन के बाद आता है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर आपको जितनी भी डिजीज दे रखी है उन सब के कॉजेटिव एजेंट के बारे में समझना है और याद रखना है कि कौन कौन से पॉजिटिव एजेंट्स हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर पैरासाइट जो ह्यूमन के अंदर होने वाली डिजीजेस हैं, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फिलेरियासिस, एस्केरियासिस, टाइफॉइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, अमीबियासिस, रिंगवॉर्म, ठीक है। तो इनके बारे में तो आपको पढ़ना ही है, इनके पॉजिटिव एजेंट्स के बारे में पढ़ना है। एंड देन उसके बाद दो सबसे इंपॉर्टेंट डिजीजेस आती है इसके अंदर, कैंसर और HIV एड्स। ये बहुत डिटेल में दे रखा है चैप्टर के अंदर और इसको पूरा कंप्लीट करके जाना है, क्योंकि कैंसर और HIV एड्स ऐसी बीमारियां हैं जिसके बारे में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि बहुत डिटेल में दे रखा है। जबकि दूसरी बीमारियां जो इस चैप्टर के अंदर है, चाहे हम बोले मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब थोड़ी थोड़ी इनके बारे में दे रखा है, लेकिन डिटेल में कैंसर और एड्स के बारे में आपको ज़्यादा दे रखा है, तो इनको पढ़ के जाना है। और लास्ट आपका थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन आता है इसके अंदर, एडोलेसेंस, ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज, ठीक है। इसको आप बस रिवाइज करोगे, एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। एक और चैप्टर था बीच में, वो रिड्यूस कर दिया गया है सिलेबस से। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, STP के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो STP पे पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है हमारा एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी किसने करी, कब करी, इसके बारे में क्वेश्चंस आने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर कंप्लीट होता है यहाँ पर। देन बायोटेक। बायोटेक में ये पूरा चैप्टर ही आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पूरे सिलेबस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बायोटेक से पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज है आपका सिर्फ इस चैप्टर से। चैप्टर नंबर आपका 10th होगा, यहाँ पर 11 दे रखा है क्योंकि पिछले रिड्यूस सिलेबस में इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक में आपको जीन थेरेपी, ह्यूमन इंसुलिन बायोटेक की हेल्प से कैसे बनाया जाता है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। और ये मतलब क्वेश्चन भी आते हैं इससे, एग्जाम में क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। सिर्फ जैसे MCQ के टाइप भी बन जाता है, केस बेस्ड स्टडी भी बन जाती है इसके अंदर, ठीक है। और जीन थेरेपी, ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक से। इसके बाद अब आते हैं हम थ्योरेटिकल चैप्टर्स जो हैं हमारे, इकोलॉजी के तीनों चैप्टर्स जो हैं हमारे वो बहुत थ्योरेटिकल ही हैं सारे। इसको पढ़ने का एक तरीका है, बस इसको बार बार रिवाइज करिए आप, क्योंकि याद आप रख नहीं सकते, रट्टा आप मार नहीं सकते। इसको बार बार पढ़ेंगे तो अपने आप ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। और इसकी राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। आप इसको जितना लिख के करोगे चैप्टर को, NCERT के जो बैक साइड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दे रखे हैं उन क्वेश्चंस को आप बार बार सॉल्व करो, जिससे कि ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाए, जितने भी कॉन्सेप्ट दे रखे हैं। बात करें अगर हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से, तो इसके अंदर आपको जो इंटरेक्शन है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। म्यूचुअलिज्म, कॉम्पिटिशन, प्रिडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म एंड अमेंसलिज्म, एक और टॉपिक है अमेंसलिज्म, वो भी याद रखना है आपको, ठीक है। और पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, ग्रोथ, पॉपुलेशन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, इस पे ध्यान रखना है आपको। एक पूरा टेबल दे रखा है आपके NCERT में कि पॉपुलेशन, नैटेलिटी, मोर्टेलिटी, बर्थ रेट, डेथ रेट कैसे डिपेंड करेगी इन सब चीज़ों पे। तो ये चैप्टर हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन खत्म हो जाता है यहाँ पे। देन आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है पिरामिड्स ऑफ नंबर, बायोमास एंड एनर्जी, ठीक है। ये वाला टॉपिक रिड्यूस हो चुका है, ये पूरा टॉपिक रिड्यूस हो चुका है नीचे। बस आपको इसके अंदर कुछ ही चीजें पढ़नी है, स्ट्रक्चर, फंक्शन, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड पिरामिड्स। पिरामिड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। पिरामिड्स इस चैप्टर के अंदर से मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो पिरामिड से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर इस टॉपिक के अलावा कोई उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं दूसरे टॉपिक्स, ठीक है। और लास्ट चैप्टर आता है हमारा आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में आपको सबसे ध्यान रखना है सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हॉटस्पॉट।
ठीक है, कौन कौन से हॉटस्पॉट हैं हमारे इंडिया में, रेड लिस्ट क्या है, रेड डेटा बुक क्या है, सेक्रेड ग्रुप्स और बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ, और इसके अंदर ना रामसर साइट्स क्या होती हैं, और कई सारे एक्ट दिए गए, ठीक है, कन्वेंशंस हुए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बीच में। उन कन्वेंशंस को ध्यान रखना है कि कौन कौन सी कंट्री के अंदर, मतलब कौन कौन से कंट्रीज इन्वॉल्व थे उन कन्वेंशन के अंदर। ये अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके मोस्ट ऑफ द मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, आप रिजर्व कर लेते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए, थॉरोली पढ़िए थ्योरेटिकल टॉपिक्स को, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। कम से कम 3 घंटे बैठिए ताकि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाए, सिटिंग हैबिट्स बन जाए, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पे आपका ये सेशन खत्म होता है। धन्यवाद।